Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is your hydrogen bonding. Students, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर स्टडी कर लिया था कि कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेकेंडली हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ क्या होती है, एक्सटेंट क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, और हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए इफेक्ट्स में हम साथ साथ में ही क्वेश्चंस को भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास इसमें पॉइंट आता है डिसोसिएशन, ठीक है. फर्स्ट इज योर डिसोसिएशन. स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम सबसे पहले मैं बताती हूँ डिसोसिएशन मतलब क्या है. देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जैसे हम स्टडी करेंगे तो पहले क्वेश्चन के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है व्हाई KHF2 एग्जिस्ट whereas KHCl2 does not exist. इसी का आंसर आपको इस डिसोसिएशन में मिलेगा, ठीक है. मतलब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को स्टडी करेंगे प्लस में क्वेश्चंस को भी स्टडी कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपका IIT लेवल हो चाहे आपका नीट लेवल हो, सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली, ठीक है. तो देखो यहाँ पे KHF एग्जिस्ट क्यों करता है, देखो ध्यान से. क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, मुझे पता है इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है. अब जो ये HF है इसको अगर मैं एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व कर दूं, ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, HF को, हाइड्रोजन फ्लोराइड को वाटर में जैसे डिसॉल्व किया एक्वस मीडियम के अंदर, तो उसके एक्वस मींस क्या होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाटर क्या एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है यहाँ पर आपका. तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव. देखो ध्यान से, H पॉजिटिव F नेगेटिव. तो ये आपके पास ये F नेगेटिव आ गया और यहाँ से जो वाटर के यहाँ पे था, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आएगा, H3O पॉजिटिव F नेगेटिव, ठीक है. सिंपल. तो ये तो सिंपल था डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मीनिंग ये था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मेरा वाटर में इस तरीके से डिसॉल्व होता है. फिर मैंने क्या किया, जहां मुझे यहाँ से क्या मिला, F नेगेटिव, क्योंकि ये तो क्या है ना, हाइड्रोनियम आयन है. आगे जाके फिर एक्वस के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो आपके पास H3O पॉजिटिव है फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, क्या बन जाएगा, H5O2 पॉजिटिव. इस तरीके से आगे ये चेन फॉर्मेशन होती रहती है. तो आपके पास क्या मिला, F नेगेटिव जो एनायन है. अब फर्दर मैं क्या करूंगी इसको, अगर ये जो है ये आपके पास, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है रिएक्शन में क्या है आपके पास मिक्सचर के अंदर, HF तो है ऑलरेडी प्रेजेंट है ना. मतलब मैंने रिएक्शन मिक्सचर में दो चीजें ली थी, वाटर मैंने इसको डिसॉल्व किया था तो डिसोशिएट हो गया. डिसोशिएट होने के बाद जो F नेगेटिव है फर्दर किससे, क्योंकि ये तो पूरा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, प्लस HF नेगेटिव है ना, तो ये HF फर्दर ये HF जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा और क्या फॉर्मेशन कर देगा, देखो ध्यान से, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि ये वाला क्या है आपके पास X एंड दिस इज योर Y, जिसके पास लोन पेयर है. लोन पेयर मतलब ये F नेगेटिव, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा आपके पास, HF2 नेगेटिव. इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पर HF2 नेगेटिव लिखो या फिर इसको लिखो KHF2, फाइन. यानी इसको HF2 नेगेटिव लिखो या फिर KHF2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव. तो वो कई बार ना यहाँ पर F नेगेटिव ना लिखकर KF भी दे सकता है, ठीक, फाइन. इतना ध्यान रखना है, क्योंकि K पॉजिटिव F नेगेटिव, तो F नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि दिस इज योर आयनिक बॉन्ड है ना, यहाँ पे K पॉजिटिव F नेगेटिव, तो डिसोशिएट इजिली हो जाएगा. अब यहाँ देखो ये वाली फॉर्मेशन हो रही है, इट मीन्स ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि जो F नेगेटिव है वो फर्दर फटाफट से रिएक्ट किसका कर लेगा, HF के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि मुझे पता है HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पर F नेगेटिव के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली बना लेता है. तो यहाँ पर क्या है, ये क्यों हुआ ऐसा, मतलब ये डिसोसिएशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन H बॉन्डिंग, और यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन, हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया था कि HF में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसको पूरा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर किसमें, HF मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये, क्योंकि आप फर्दर इसको HF को भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और ये आगे फर्दर किससे कर रहा है, F नेगेटिव, इस तरीके से शो कर सकते हो पूरा। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, KHCl2 में ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने HCl, यहाँ मैंने क्या लिया HF, तो HCl में जैसे ही मैंने वाटर में डिसॉल्व किया एक्वस मीडियम के अंदर, तो क्या हुआ आपके पास H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे तो डिसोशिएट होता है, ये आपको ये पता है ना कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वाटर में जैसे हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोशिएट होता ही होता है ना। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर डिसोशिएट तो हो रहा है, लेकिन क्या Cl नेगेटिव HCl के साथ फर्दर इसी के साथ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसोशिएट होगा ही नहीं फर्दर, है ना। जैसे इसके अंदर डिसोशिएशन, मतलब जैसे डिसोशिएट होकर ये फॉर्मेशन हो रही थी, अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्या रीजन लिखोगे, KHCl2। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी ही नहीं तो यहाँ पर KHCl2 और यू कैन से HCl2 नेगेटिव फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। तो यानी कि मैं ये इसका आंसर क्या लिखूंगी कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं, यानी कि आप ये बोलोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है HCl मॉलिक्यूल्स में। Cl की, हालांकि जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 होती है, अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, लेकिन इसका साइज क्या है, क्लोरीन का लार्ज होता है, जिससे जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि, और दूसरी चीज यहाँ से आपको एक चीज और पता चली, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये केस था डिसोसिएशन का, क्योंकि मेरा इसमें डिसोशिएट करता है वाटर में और ये फॉर्मेशन करता है, इसके बाद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, जिससे ये फॉर्म आपका हो जाता, ठीक है। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पॉइंट क्या आपके पास, एसोसिएशन, मीन्स आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखते हैं किस तरीके से। देखो एसोसिएशन की वजह से क्या होता है, हमने पहले एसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पैरानाइट्रोफिनॉल में एसोसिएशन होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से वो वोलेटाइल कम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे आपने। अब यहाँ एसोसिएशन का मीनिंग क्या है, जैसे मैं ले लूँ एसिटिक एसिड और यू कैन से बेंजोइक एसिड, ठीक है, कौन सा, एसिटिक एसिड। तो इसे मैं क्वेश्चन क्या बनाती हूँ, जैसे देखो वाई, इसमें लिखो क्वेश्चन को कि इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चंस भी हो रहे हैं आपके और साथ साथ आपके पॉइंट्स भी क्लियर होते चलेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है कि वाई एसिटिक एसिड और यू कैन से बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स इन बेंजीन। देखो वाई एसिटिक एसिड, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इथेनोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स इन बेंजीन। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर आप लिखोगे एसोसिएशन का मीनिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जो एसिटिक एसिड या फिर आप कहते हो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो इस OH को ऐसे लिख सकती हूँ, ओपन करके थोड़ा सा, है ना। एक एसिटिक एसिड यहाँ पर है और एक एसिटिक एसिड मैं यहाँ बना सकती हूँ, C, अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, देखो ध्यान से, यहाँ पर O है, ठीक है, और यहाँ पर OH है, देखो ध्यान से, दिस इज योर Y एटम, दिस इज योर X, दिस इज योर आपके पास H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, हियर इज योर डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर है।
तो यहाँ से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये आपके पास क्या है, एक्स एच और दिस इज योर वाई, तो इनके बीच में मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पॉसिबल है ना, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनके बीच में हो रही है। अब बताओ, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो डाइमर का मतलब क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। मोनोमर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, डाइमर होता है डाई, डाई मीन्स टू, ठीक है, डाइमर दो मॉलिक्यूल्स, ट्राइमर मीन्स ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, थ्री मॉलिक्यूल्स, टेट्रामर मीन्स फोर मॉलिक्यूल्स, टेट्रा मीन्स फोर, ठीक है। इस तरीके से पॉलीमर मीन्स, पोली मीन्स मैनी, मैनी मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, डाइमर का मतलब क्या हुआ, वन और टू, टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो ये एज अ एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में, किसके, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन के थ्रू, क्योंकि जुड़ रहे हैं आपस में, कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं, इंट्रा सेम के अंदर होती है, सेम में हो रहा है नहीं ना, ये अलग मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है एंड एग्जिस्ट एज डाइमर, ठीक है। इन बेंजीन, मैंने बेंजीन क्यों बोला, देखो ध्यान से, दिस इज योर, यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, सिंपल, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां पर भी होगा वहां पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, और जहां पोल्स होंगे तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, डाइपोल्स क्रिएट होंगे, और डाइपोल्स क्रिएट होते ही वहां पर क्या होता है, पोलर बन जाता है, क्योंकि ये पोलर ग्रुप्स हैं एक तरीके से, ना, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अगर पोलैरिटी यानी पोल्स क्रिएट हो रहे हैं तो ये पोलर ग्रुप में ही डिसॉल्व होगा ऑब्वियसली। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर देती तो क्या ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर देता, इसके साथ तो ये बनाता ही नहीं। मतलब अगर मैं बोलती कि एसिटिक एसिड है मेरे पास, है ना, तो मैं बोलती कि वाटर में डिसॉल्व है, वाटर के अंदर, तो मैं क्या बोलती यहाँ पर OH2 इस तरीके से, और ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता आपका, तो ये इसके साथ तो कनेक्ट होता ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पर, सॉल्वेंट बेंजीन लिया, क्योंकि बेंजीन है नॉन पोलर, और नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटीज होती नहीं है, बेंजीन ले लो, हेक्सेन ले लो, तो ये सारे नॉन पोलर, जब भी नॉन पोलर के अंदर ही ये एसोसिएट की तरह फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ से, मैं आपको सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें आता है, जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है डाइमर, ये वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ में प्लस एक बात और पूछी जाती है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन रिंग के अंदर डबल आता है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट वो अप्रोक्सीमेटली आता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना आता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको बेंजीन रिंग में डिसॉल्व करूंगी तो ऑब्वियसली वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ऐसे एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 2 एसिटिक एसिड फॉर्म होंगे, क्योंकि डाइमर एग्जिस्ट करता है 2, ठीक है। तो जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये मुझे पता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 120 ग्राम पर मोल। इसलिए बोलते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी क्यों शो करता है, वो इसलिए शो करता है क्योंकि इसका डबल मोलिकुलर वेट क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। इस एसोसिएशन वहां पे लिखा रहता है ना कि आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है ड्यू टू द एसोसिएशन, तो इसका रीजन यही है, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट डबल क्यों आता है एसिटिक एसिड का, ये आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। वो वहां पे भी ये रीजन काम करता है एसोसिएशन में, फाइन। इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड is greater than that of your calculated molecular weight, क्योंकि कैलकुलेटेड तो 60 है आपका, ऑब्जर्व्ड कितना है 120, ठीक है। तो वहां समझा दोगे इजीली इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, अब देखो यहां पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जो खास कर आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, और जो डायरेक्टली रिलेट करता है आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस के। जिसको पता है उसके लिए ठीक है, अदरवाइज हमने यहाँ पे जो चीज़ समझानी है हम वही समझाएंगे मेन, ठीक है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, मतलब दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। फर्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर वेट एंड सेकंड इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में आएगा तब हम वहां पर इस चीज को वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब जो आपके पास HF है, हमने कौन कौन सा पढ़ा, मेनली H2O अमोनिया। बेसिकली इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आते हैं वो ज्यादा आते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ इनके ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो H2O है, फिर उसके बाद HF है, उसके बाद अमोनिया है, ये आपके किसका ऑर्डर था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। जैसे इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 19 डिग्री सेल्सियस, इसका है -33 डिग्री सेल्सियस। वो क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल मीन्स एक्सटेंड सबसे ज्यादा किसमें है, 4 था ना, इसमें 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, इसमें 2, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था जो मैंने समझा दिया था वहीं पर। अब देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो HF है, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है इन अ ग्रुप बाय अदर। जैसे कि मैंने बोला HF है, HCl, HBr और HI, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सबसे ज्यादा है टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में चलते हैं, क्योंकि HF, HCl, HBr, HI हाइड्राइड्स में, ठीक है, मतलब हैलोजन हाइड्राइड्स हैं ये। अब यहाँ पर ना इसके बाद HI की बारी आती है। वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। H बॉन्ड, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर नहीं आता वहां पर आप मॉलिक्यूलर वेट को देखते हो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे HF है, उसके बाद आपके पास HI आएगा, फिर H बार, HBr, फिर HCl। और ये वाला ऐसा, ये वाली चीज को हम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्टडी करेंगे, और ये वाला हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबल है HF के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ, अब क्वेश्चन क्या है कि जो H2O है वो एक लिक्विड है, बट बाकी जो है आपके पास हाइड्राइड्स, जैसे कि मैं H2O की बात करूं, हाइड्राइड किसका, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, H2O, H2S, H2Se, टेलिडम, ठीक है। तो ये जो होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये वाला लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है और बाकी सारे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज योर लिक्विड, और ऐसा क्यों हुआ, why H2O is a liquid। क्वेश्चन क्या है, why H2O is a liquid whereas H2S, H2Se, H2Te exist as a gas। इसका क्या रीजन है, बिकॉज H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बाकी सब में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ दिस सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ठीक है। इनका लार्ज साइज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करती हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। फाइन, तो आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज इन H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और वो भी कौन सी बताई थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरा लिखोगे, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। फाइन, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, आपके पास जो इथेनॉल है, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस, ठीक है। इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइइथाइल ईथर। अब ऐसा क्यों होता, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इथेनॉल मुझे पता है, इथेनॉल के अंदर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि OH ग्रुप जहां पर है वहां पर तो एग्जिस्ट करनी है, FON से मैंने आपको बताया था, है ना, क्या होता है CH3 CH2OH। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, दिस इज योर इथेनॉल, इथ मतलब फॉर 2 कार्बन एटम, ठीक है, प्रिंसिपल चेन के लिए,
और अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर H है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, O आएगा, O के साथ H है तो CH3 CH2OH। इस तरीके से इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और कौन सी करती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको लिखना है इंटर है कि इंट्रा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, फाइन, जिससे वो एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी लिखना है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, सिंपल सी बात है, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंट, आप एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और एक्सटेंट डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, बॉइलिंग पॉइंट से। देन डाईइथाइल ईथर। अब देखो डाईइथाइल ईथर क्या होता है, डाईइथाइल, दिस इज योर डाईइथाइल ईथर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? अगर मैं एक मॉलिक्यूल और ले लूं ऐसा, तो यहाँ पर कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कार्बन से अटैच है, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी नहीं थी। और हमेशा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट होना जरूरी है, और वहां पर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, यानी डाईइथाइल ईथर के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, हमेशा क्या देखोगे, एक तो मॉलिक्यूलर वेट देखना है, सबसे पहले देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर देखोगे मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है। अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, मतलब वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, तो पहले ये देखो कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, अगर है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। अमोनिया, वाई अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फोस्फीन यानी PH3। ये तो एक गैस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अमोनिया, सिंपल सी बात है, अमोनिया के अंदर क्या होगा, मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो कौन सी थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि PH3 के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या होता है, सिंपल हम सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें डाइपोल्स क्रिएट होते हैं, यानी वो पोलर नेचर का होता है, तो ऑब्वियसली वो पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा। जैसे मैंने बात करी आपकी अल्कोहल, ROH, अल्कोहल की बात कर ली मैंने, ठीक है। अब ये किस में डिसॉल्व होगा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है अल्कोहल? क्योंकि मैंने यहाँ पर मान लेते सॉल्वेंट ले लिया वाटर, अल्कोहल आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है। जैसे मैंने इसको इसमें डिसॉल्व किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगेन अगर आप बात करो यहाँ पर ROH, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, फाइन। तो इसका मतलब जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑब्वियसली वहां पे एसोसिएशन होगा, कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएगा। तो यानी कि इसमें एक चीज लिख सकते हो कि पोलर डिसॉल्व पोलर, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर सॉल्वेंट ही में ही डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्यूट, ठीक है। जैसे ये पोलर है, ये भी पोलर है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव एंड हियर इज डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है 2 डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चेन बनती जाएगी पूरी, है ना। तो जहाँ पर डाइपोल्स है तो वो पोलर में ही डिसॉल्व होंगे आपके। एक और जैसे क्वेश्चन है, जैसे मैंने इसमें बोला इथेनॉल डिसॉल्व्स इन वाटर, क्या अमोनिया डिसॉल्व करेगा वाटर के अंदर? यस, अमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर। डिसॉल्व का फैक्टर जहां आएगा या फिर सॉल्युबिलिटी का जहां फैक्टर आएगा वहां पर भी आपका क्वेश्चन जैसे अराइज होगा, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डिसॉल्व इन वाटर। सिंपल सी बात है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करते हैं, और पोलर वाले पोलर को। अब मुझे पता है ये बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल्स तो क्रिएट होते हैं, तो ऑब्वियसली वो पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। जैसे मैंने बोल दिया अमोनिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, दिस इज योर अमोनिया, फाइन। अब वाटर के अंदर क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए HOH, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर, देखो यहाँ पर इस तरीके से डिसॉल्व होगा, क्योंकि N क्या है, डाइपोल है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ 3 डेल्टा नेगेटिव है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा, तो पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ये आप एग्जांपल दे दोगे, मतलब इथेनॉल डिसॉल्व्स इन वाटर, व्हाई, एंड व्हाई अमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्युबिलिटी हो गया। अब हम पढ़ेंगे वोलेटिलिटी। अगर आपको वोलेटाइल के, क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वोलेटाइल के बारे में मैंने आपको बताया था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इंटर और इंट्रा, है ना। तो वहां पर मैंने क्या बताया था, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी जैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू योर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, वोलेटाइल में तो वो बताओगे आप, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है, अब मुझे एक चीज पता है, नाइट्रोजन हाइड्राइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीनमी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इनके अंदर अगर मुझे पूछना है, क्योंकि वोलेटाइल का जो रिलेशन होता है वो होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन से। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, मतलब कितना मुझे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल को वेपराइज करने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ डेल्टा एच सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिंपल सी बात है, डेल्टा एच सबसे ज्यादा होगी अमोनिया की, आफ्टर डेट SbH3, आफ्टर डेट AsH3 और फिर होगी PH3। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से, मुझे पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर है, अमोनिया के अंदर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती उतना ही कम वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वोलेटाइल होगा, है ना। हमने ये चीज पढ़ी थी कि इंटर वाले कम वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर कम वोलेटाइल होगा तो मुझे सबसे ज्यादा हीट किसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अमोनिया को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी होगी, अमोनिया की, ठीक है। अब यहाँ वाला रीजन सुन लो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, जितनी ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये डिस्कस किया था, यानी उतना ही उसको हीट देना पड़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, उतना ही उसको बॉयल करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है ना। तो यानी इसके अंदर तो रीजन लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो भी कौन सा, इंटर वाला, क्योंकि इंटर की सबसे ज्यादा होती है फिर इंट्रा की होती है वोलेटिलिटी, है ना। सॉरी, सबसे कम वोलेटाइल कौन सा होता है, इंटर, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद होती है इंट्रा। लेकिन यहाँ पर तो हमारा सारों में इंटर है। लेकिन देखो ध्यान से, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीनमी, इनके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो यहाँ पर क्या रीजन देंगे हम, यहाँ देंगे हम वैन डेर वाल्स वाला, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतनी ज्यादा वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और वो जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सारे इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। सबसे ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी, आफ्टर डेट इसकी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेल्टा एच हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब उसको वेपराइज करने के लिए उतनी ही हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इनडायरेक्टली उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा है, ये कह सकते हो, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पूछेंगे तो आपको ये वाला ऑर्डर लिख कर आना है, ठीक है। तो वोलेटाइल के बारे में समझाओगे पहले इंटर और इंट्रा के बीच डिफरेंशिएट करके कि किसमें ज्यादा वोलेटाइल नेचर होता है और किसका कम वोलेटाइल नेचर होता है, क्यों होता है, ठीक है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा बताओगे, इस तरीके से कई बार पूछ लेते हैं कि ये वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी सबसे ज्यादा क्यों है। कई बार ऑर्डर पूछ लेंगे, कई बार बोलेंगे कि इसकी ही ज्यादा क्यों होती है, या फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, तो आप बोलोगे अमोनिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब नेक्स्ट आता है आपके पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ देखो, विस्कस हो जाना, जैसे हम बोलते हैं ना, हनी इज मोर विस्कस देन योर वाटर, सिंपल सी बात है। हनी आपको पता है ना, बहुत कम ज्यादा विस्कस होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत अच्छे से एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखो विस्कोसिटी, अगर मैंने बोला कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जैसे क्या, एक तो मॉलिक्यूल अकेला है, सिंपल है ना,
और एक तो मॉलिक्यूल आपका सिंगल है, एक मॉलिक्यूल आपका कनेक्टेड है बहुत सारों से, मतलब एसोसिएटेड फॉर्म में है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, विस्कोसिटी आपकी ज्यादा होगी। इंटर में बात करें तो इंटर की विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू योर इंट्रा, ठीक है। तो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। और अगर एसोसिएटेड फॉर्म में होंगे वो, तो उससे क्या होगा, जुड़े हुए कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होते ही वो क्या होगा, ज्यादा विस्कस होगा, मतलब वो ज्यादा डेंस होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगी तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा ही हो जाती है, तो वो ज्यादा एक पोर्शन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो ज्यादा विस्कोसिटी होगी, हायर इज योर विस्कोसिटी बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड फॉर्म, विस्कोसिटी, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास कॉन्सिक्वेंस क्या आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि हमारे पास क्या है, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास क्या है ना, ये क्या वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ देखो इनके बीच में क्या होती है, सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से ये आगे फर्दर आपका एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब इस तरीके से फर्दर आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना, आपके पास जो आइस होता है ना, आइस में क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसको भी हम वाटर के फॉर्म में लिखते हैं, H2O के फॉर्म में, इसको भी H2O के फॉर्म में। ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, आइस में एग्जिस्ट करता है वाटर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज पता होगी। अब देखो यहाँ पर जो आइस है ना, आइस के अंदर क्या होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ना इस तरीके से अरेंज होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट स्पेसेस, वैकेंट स्पेसेस होती हैं। अब देखो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये होती है 99 पिकोमीटर, एंड दिस इज योर, ये हाइड्रोजन ये है 177 पिकोमीटर। देखो इन बॉन्ड लेंथ से क्या, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो 177 जो है आपके पास, 177 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, इस तरीके से लिखा जाता है। पिको मीन्स 10⁻⁻12। अब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू, क्योंकि देखो ये क्या कोवलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल इतना, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस ये। अब यहाँ देखो, यहाँ समझा रहे थे हम कि इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है आइस की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेसेस, और स्पेस और केज लाइक, जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे में क्या होता है, वैकेंट स्पेसेस होती हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पिंजरे की तरह होता है। तो इट हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, किसका, आइस का, केज लाइक स्ट्रक्चर आइस का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वैकेंट स्पेसेस होते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होता है, अब मेरे पास क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमने मास को तो कर दिया फिक्स, मतलब जितनी हमने आइस ली है ना, जितना एक मान लेते हैं एक आइस क्यूब ले लिया हमने, तो अगर मैंने एक आइस का क्यूब लिया है तो मास तो उसका फिक्स है, चाहे वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बट मास तो उतना ही जितना मैंने स्टार्टिंग में लिया है, ठीक है। तो मास तो फिक्स है, तो किससे कंपैरिजन हो रही है, वॉल्यूम से, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वैकेंट स्पेसेस होनी, जिसमें मतलब ये चीज है, ये क्या है, खाली जगह है जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर वॉल्यूम मेरी ज्यादा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगी, सिंपल सी बात है। तो वैकेंट स्पेसेस की जैसे वॉल्यूम क्या होगी, इसी को तो हम बोलते हैं कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज योर आपकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितनी ज्यादा, डेंसिटी उतनी कम। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, आइस में एग्जिस्ट करता है वाटर, जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर वाटर। वो है वाटर आपका, जो आपका 0 डिग्री से ऊपर अगर आप करते रहोगे तो वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ज्यादा है बिकॉज ऑफ द वैकेंट स्पेसेस, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, देन डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसका आंसर तो सिंपल आपको मिल गया कि लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। पहले का आपको ये आंसर मिल चुका है। अब नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसका आंसर देखो क्या है।
मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 केल्विन। एक तरीके से यही बोल सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अब टेम्परेचर 0 से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, जैसे मैंने बोल दिया 1 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने बोला 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री तक मैंने बात करनी है, ठीक है। देखते हैं उसका रीजन क्या है। अब यहाँ पर क्या है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस। जहां पर वाटर में तो कन्वर्ट हो ही गया, तो 1 डिग्री पे भी कन्वर्ट हो गया था, लेकिन 4 डिग्री तक ही मैक्सिमम डेंसिटी क्यों आती है। यहाँ तो कम थी, अब यहाँ ज्यादा क्यों होती है वो देखते हैं रीजन। देखो डेंसिटी फिर से मास अपॉन वॉल्यूम, मास फिर से कांस्टेंट है आपके पास, उसी की बात कर रहे हैं जो हमने आइस ली थी। अब वॉल्यूम क्या हो गई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज, ऊपर वाले एरो का मतलब है इंक्रीज, नीचे वाले का डिक्रीज, सिंपल। तो जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग होती है जिसकी एनर्जी 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। कई बार आपका 10 से भी लिखा जाता है, 10 से अप्रोक्सीमेटली 40 तक मिल जाएगा आपको, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब मैं इतनी सी अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दूं टेम्परेचर देकर, तो क्या ब्रेक नहीं हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कोलैप्स कर जाता है आपका आइस क्यूब का स्ट्रक्चर, मतलब ब्रेक डाउन हो चुका है। अब क्या होगा, ये जैसे ही ब्रेक होंगे, तो मुझे एक बात बताओ, अब जो ये खाली जगह थी क्या ये खाली रहेगी। अब क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास होने आने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर से मैंने इंक्रीज किया, वॉल्यूम घटेगी मेरी, वॉल्यूम क्यों घटेगी, क्योंकि वैकेंट स्पेस ही नहीं रहेगी। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब मुझे बताओ, जो पहले ये स्पेस तक तो रहेगा नहीं, अब इनका लीनियर स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, मतलब अब वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर इस तरीके से कैसे भी अरेंज होते जा रहे हैं रैंडमली, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस तरीके से ना इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ही हो रही है, एसोसिएट हो रही है दूसरे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कैसे एसोसिएशन होती है इनकी। तो इनके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गई, ठीक है ना, तो ये आपस में दूसरे से कैसे भी लिंक करना स्टार्ट कर देंगे लीनियर फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गई, अब ये वैकेंट स्पेस मेरे पास नहीं रही, पास आने लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ब्रेक होने की वजह से, और जितना पास आएंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, क्योंकि पहले देखो, पहले तो इस तरीके से पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ वॉल्यूम थी आपकी, लेकिन जैसे ये चीजें ब्रेक हो गई तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वॉल्यूम आपकी रहेगी। तो वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज होगी तो आपके पास डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, और ये कब तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब 273 में अगर 4 आप ऐड करोगे तो 277 केल्विन तक मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। तो क्वेश्चन क्या अराइज होती है, व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 277 केल्विन। तो आंसर क्या दोगे, व्हेन वी प्रोवाइड हीट जैसे हम प्रोवाइड करेंगे थ्रू टेम्परेचर, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर आइस इज कोलैप्स, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, केजला स्ट्रक्चर तो ब्रेक ही हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, देखो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है, इनवर्स नॉट डायरेक्ट रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन है। इसका आंसर दे दोगे। अब देखो 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे, 4 पे भी, ये कब तक होती है डेंसिटी, क्योंकि देखो वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्रीज कर, सबसे ज्यादा डिक्रीज कब की, वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम हुई। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ऐसा क्या होता है, देखो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी फर्दर डिक्रीजेस, जो पहले कंसेप्ट था उस, अब क्या होता है देखो ध्यान से, अब आपने टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, अब टेम्परेचर से मुझे एक बात बताओ क्या होता है, ये सिर्फ ऐसा तब तक था जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स पास तो आ गए थे, लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पर भी देखो H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, अब इनके बीच में क्या थी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स पास थे, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आपने 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर किया तो क्या होगा, यहाँ पर इनको आप इतनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो
कि ये एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि वेपराइजेशन होता है, मॉलिक्यूल्स आप काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपेंशन होता है, मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आता है क्योंकि सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं हम। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आप दूर दूर जाएंगे, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक हद तक बाद में वेपराइजेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने स्पेस छोड़कर कहाँ जाते हैं, आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज और फर्दर करोगे, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे, जो पहले अब इतने हो गए थे अब ये इतनी दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम पहले ये थी, अब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डेल्टा वी, दिस इज योर डेल्टा वी एंड दिस इज योर डेल्टा वी डैश। तो डेल्टा वी डैश इज ग्रेटर देन योर डेल्टा वी, मतलब एक्सपेंशन हो गया वॉल्यूम में, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, दूर दूर भागेंगे मॉलिक्यूल्स हीट गेन करते ही। अब जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा मतलब वॉल्यूम क्या करेगी आपकी, इंक्रीज, तो ऑब्वियसली डेंसिटी बाद में क्या करेगी, डिक्रीज। मतलब ये फैक्टर जो काम कर रहा है ना आपका, ये सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है जब ब्रेक होती है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ब्रेक हो रही थी तो पास पास आ रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दोगे कि मॉलिक्यूल्स फिर वो दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से फार अवे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डेल्टा वी डैश एक्सपेंशन, इसमें क्या लिखोगे आप, ड्यू टू द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द फर्दर हीटिंग आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा वहां पर, डेल्टा वी मास अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा वी आपकी इंक्रीज करती जाएगी, जो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करे तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज, तो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। फाइन, तो आई होप आपको चीज़ आज से क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो इस पे बेस सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं साथ के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, वाई ग्लूकोज फ्रक्टोज, मतलब आपसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज बोल सकते हो आप, ठीक है, सुक्रोज आर soluble in water, are soluble in water in though they are covalent compounds। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ ये वाले सारे जो होते हैं आपको पता है, इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 होता है, ठीक है, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला ये होता है सेम, लेकिन जो आपके पास ये सुक्रोज है ये इन दोनों से मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में, सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है इनके अंदर। देखो ध्यान से कैसे, अब जैसे मेरे पास ये ग्लूकोज ही ले लो, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये वाले सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर के अंदर, अगर मैं इसको बात करूं यहाँ पर H2O, ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर इसके अंदर क्या है, पोलर OH ग्रुप्स होते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर OH ग्रुप्स है ना सब जगह, तो पोलर OH ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ना, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या, अगर आप इसको OH को इस तरीके से लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये करेगा ना, यहाँ इस तरीके से, तो ये वाले भी इस तरीके से, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है कि जो ये होता है आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनके स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन सबके पास OH ग्रुप्स हैं, यानी अगर इनके पास OH पोलर ग्रुप है, OH पोलर ग्रुप तो सब में होंगे, इन तीनों में है, और एक दूसरी बात वाटर के अंदर क्या, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट होंगे आपके पास, है ना, ये 2 डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, सेलुलोज के बारे में बात कर लो, मतलब जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स तो होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इतना लिखना है सिर्फ आपको। और एक क्वेश्चन और एक तरीके से कर सकते हो कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी सॉल्युबल होते हैं, प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अभी ऐसा क्यों है, अब देखो ये क्यों पता होना चाहिए थोड़ा सा हमारे, क्योंकि इसके अंदर ना ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली है ना,
तो ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आपको पता होने चाहिए। जो प्रोटीन्स होते हैं आपके वो अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड्स की पूरी चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उससे मिलकर बनता है। तो और वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, देखो ध्यान से। अब प्रोटीन की बात करूं तो जैसे कि मैंने बोल दिया, ग्लाइसिन के बारे में बात कर लेते हैं, RNH2COOH। अब देखो यहाँ पर ये जैसे ग्लाइसिन ले लिया मैंने, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप एग्जांपल, यहाँ पर H है। अब देखो ये वाला जो है इनके अंदर क्या है, पोलर ग्रुप्स हैं, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में पॉसिबल है ना। जैसे मैंने इसको बोल दिया इस तरीके से, तो ये H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे एग्जिस्ट करेगी। अगर इसको आप अलग से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लेना H, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर पोलर ग्रुप्स होते हैं, आप बोलोगे क्योंकि प्रोटीन्स मिलकर बनते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स चेन से। पूरी अल्फा अमीनो एसिड्स की चेन होती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है पूरी की पूरी, वो क्या फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किसका पार्ट हुए, अल्फा अमीनो एसिड्स के पार्ट हुए। और अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पूरी लेंथ होती है, पूरी चेन होती है। मैंने सिर्फ आपको एक बताया है, बहुत सारी लंबी चेन होती है प्रोटीन की, वो वाटर के साथ क्या कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इतना समझा दोगे कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, शो करिए, ठीक है। तो शो दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, वो समझा देना, क्योंकि आपका ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में आता है, पूरा पढ़ोगे वहाँ पर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर कुछ समझ में ना आया हो इस लेक्चर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।